4.58 mm of Hg. That's our triple point of water. Triple point क्या होता है? A set of temperature and pressure condition at which all three phases of material coexist. ठीक है? For water it is 0.1 degree Celsius and 4.5 mm of Hg. Is that okay? Sir, at 4.44. क्या? At 4.58 mm of. A triple point of water is this and this. मतलब दोनों चीजें आपको बतानी ATM होंगी. मतलब प्रेशर पे Sorry. सो 4.58 mm ऑफ Hg प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट. हाँ, प्रेशर कंडीशन ये होता है, टेम्परेचर कंडीशन ये होता है. अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर हमारे लिए. Any material having triple point vapor pressure higher than 1 atm will sublime to room temperature. कोई भी मटेरियल जिसका 1 atm से ज्यादा है वो रूम टेम्परेचर कंडीशन पे क्या होगा? सबलाइम कर जाएगा, यानी गैस से सीधे सॉरी लिक्विड से सॉलिड से सीधे गैस में और गैस से सीधे सॉलिड में आएगा. इज दैट ओके? Is this okay?
Yes, sir. सर ये नहीं समझा क्या क्या? सर, ये लास्ट पॉइंट नहीं समझा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर किसी भी चीज के ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से अगर हम कम कर देते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कम करें, दैट डिपेंड्स ऑन अस, तो वो मटेरियल क्या होगा? सबलाइम करने लगेगा। व्हाट इट मींस इज, अगर मैं इस प्रेशर कंडीशन में ऑपरेट करने लगूंगा, ट्रिपल पॉइंट कंडीशन ये है, और मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑपरेट करूंगा, तो मेरा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? सर तो फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट। सेकेंड लास्ट पॉइंट के अंदर मैंने ये बोला है, किसी भी मटेरियल का ट्रिपल पॉइंट अगर 1 atm से ज्यादा है तो वो नॉर्मल कंडीशंस में सबलाइन करेगा। यानी जो भी चीजें आप बोलते हो, नैप्थलीन बॉल, कैम्फर एंड XYZ, they all are subliming because of the fact that we are operating below their triple point. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। 1 atm पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं और कोई चीज सबलाइम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर जो है वो हायर है। क्या? टेम्परेचर ज्यादा होने दो, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कम रहेगा तब तो सबलाइम ही नहीं करेगा। हेलो? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोले ना। हाँ हाँ, कॉल किया था आपने, तो कहाँ पर अभी आप हैं? वो गेट दिख रहा है आपको? सम्राट क्लासेस का बोर्ड लगा और गेट, फार्म स्टूडियो के बाजू वाला बिल्डिंग, गेट जो है उससे अंदर आ जाइए, सीढ़ी से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, राइट। हाँ, लेफ्ट साइड में सम्राट क्लासेस। अरे देखो, टेम्परेचर तो जब तक ये लाइन को क्रॉस करने वाला टेम्परेचर इस पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर नहीं करेंगे, तब तक तो होएगा ही नहीं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि जिसके लिए ट्रिपल पॉइंट 1 atm के लाइन से ऊपर है, ठीक है ना, वो सारी चीजें 1 atm, actually this should not be room temperature, rather standard condition। हेलो? अगर मेरा लिक्विड गैस इंटरफेस शिफ्ट करता है राइट वर्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पूरा ग्राफ शिफ्ट, हाँ ग्राफ, ये वाला लिक्विड गैस इंटरफेस जो है दैट गेट्स शिफ्टेड। इज दैट ओके? अथर सामंत एंड हर्षित, सर बात समझ में आई? हाँ सर। वेरी गुड। और रेट ऑफ कंडेंसेशन वाला मैंने शायद करा दिया था ना? हाँ, करा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज,
नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्टली सॉल्यूशन। सब इसमें और कुछ बचा नहीं। अच्छा, यहाँ पे उस फेज डायग्राम को देख करके दो चीजें और भी हैं। वहाँ कॉमन सी चीज है, लिखवाना नहीं चाहिए बट फिर भी लिखवा देगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर of solid is always greater than vapor pressure of liquid. ठीक है। Also, a rate of change, a rate of change of vapor pressure of solid with respect to temperature is greater. अरे sorry, vapor pressure of solid is always less than vapor pressure of liquid, whereas a rate of change of vapor pressure of solid with respect to temperature is always greater than a rate of change of vapor pressure of liquid with respect to temperature. That is temperature. That is dp dt of solid is always greater than dp dt of liquid. Is that okay? ये भी यहां से क्लियर है। इसका स्लोप हर पॉइंट पे इसके स्लोप से ज्यादा है। ठीक है ना? Am I making sense? Yes. Very good. ठीक है, this is all about like pure states, liquid pure state and other phase diagrams जिनके बारे में मुझे बताना था। तो Now नोट करना चाहिए। start with solutions. Solution, liquid state, liquid state. हाँ बोलो ना, कुछ बोल रहे हो? सिर्फ वो नोट करने थे लास्ट के 3 पार्ट्स। ठीक है, नोट कर लो। अबे अभी तक क्या हो रहा था तुमको पता ही नहीं चला। They are referred as solutions. They are homogeneous mixture, homogeneous mixture of two or more materials. Is that okay? ठीक है। सॉल्यूशंस के जनरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मटेरियल्स। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है a mixture in which, yeah, mixture in which uh, in which
relative presence of component is uniform at microscopic level. ठीक है, सॉल्यूशंस के अंदर प्राइमरली दो कंपोनेंट्स हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूट बट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन has two components. Number one, solute that component of a solution अरे यार, पहले सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट को ही डिफाइन कर सकते हैं, पहले सॉल्यूट को डिफाइन कर सकते हैं। रुको, बताता हूँ। सॉल्वेंट नहीं, that component of solution that carries, or the component of the solution that carries the component of solution that carries this carries same phase, carries same phase as that of solution. ठीक है, also if there are more than one component which has same phase as that of solution, then the component with highest relative presence is referred as solution. Is that okay? बात समझ में आ रही है? सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? That carries the same phase as that of the solution will be termed as solvent. अगर एक से ज्यादा चीजें हैं जो सेम फेज कैरी कर रही हैं तो वन विथ हाईएस्ट रिलेटिव प्रेजेंस विल बी referred as solvent.
ठीक है, इट्स नॉट सॉल्यूशन, इट्स सॉल्वेंट, referred as solvent. Is that okay? बात समझ में आई? हर्षित एंड अथर्व? हाँ सर समझा। और जैसे अगर कोई सिस्टम है मेरा जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों है, ठीक है, लेकिन फेज मेरा कैरी हो रहा है सॉलिड का, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड। हाँ, अगर मेरा सॉलिड और लिक्विड का मैंने मिक्सचर बनाया, ठीक है, और वो सॉल्यूशन है ये मुझे पता है, और उसमें फेज अगर मेरा सॉलिड रहा, फ्लोएबिलिटी उसके अंदर नहीं रही, जैसे आटा गूंथते हैं तो उसका फेज क्या होता है? सॉलिड रहेगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है ना। डॉ जो होता है, आटा गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो वो फ्लोएबल नहीं होता है, बात समझ रहे हो? और वही इडली का जो बैटर होता है दैट इज फ्लोइंग, तो वहां पर वो भी दोनों सॉल्यूशंस हैं, बोथ आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। तो हाँ सर। आटा जो है वो भी सॉल्यूशन है, और ये बैटर जो है वो भी सॉल्यूशन है, डॉ जो है वो भी सॉल्यूशन है, और ये भी जो है इडली बैटर दैट इज आल्सो सॉल्यूशन। पहले वाले में हमारा सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड, दैट इज क्या बोलेंगे उसको, दैट फ्लोर, तो फ्लोर इज आवर ये सॉल्वेंट, और दूसरे वाले केस में वाटर इज आवर सॉल्वेंट, ठीक है ना। यानी इडली बैटर में वाटर इज सॉल्वेंट, वेयर एज डॉ के अंदर में फ्लोर इज आवर सॉल्वेंट, ठीक है ना। बात समझ में आया? बट मैंने ऐसा बोला, बोलो। वो अपना इडली बैटर है, हाँ, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इधर लिक्विड में, बट मैंने उसको फ्रीज करके वो सॉलिड बना। नहीं, अब फ्रीजिंग वगैरह वाली बात जो होती है ना वो थोड़ी सी अलग है। सॉल्यूशंस में फ्रीज हमेशा सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है ना। ये जो लिक्विड रहेगा वो कंपोनेंट सिर्फ फ्रीज होएगा, सॉलिड वाला कंपोनेंट कभी फ्रीज होता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सॉलिड फेज में ही रहता है, उसका फेज लॉस्ट नहीं होता है, उसके पार्टिकल साइज सिर्फ छोटे होते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता था? सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में, सॉल्वेशन में पार्टिकल्स छोटे हो जाते थे, ठीक है। इसमें बेसिकली पार्टिकल साइज छोटी हो जाती है सच दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में ये डिसअपियर करता है। बाकी इनकी फिजिकल आइडेंटिटी जो सॉलिड वाली थी वो खत्म नहीं होती है। दे आर माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स, they are yet microscopic solid even after getting dissolved. तो हमारे पास अगर एक गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन और हम लोग उसको फ्रीज कर दिया, हाँ, और ऐसे फ्रीज हो गया कि जो लिक्विड था वो सॉलिड बन गया, गैस था वो लिक्विड बन गया, नहीं होगा। हाँ, बहुत नीचे टेम्परेचर करेंगे तो हो सकता है, पर दोनों का क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग होगा। हाँ नहीं, तो एक जो लिक्विड था वो सॉलिड हो गया है, जो गैस था वो लिक्विड हो गया। हाँ, तो लिक्विड अभी लिक्विड के फॉर्म में नहीं, रहेगा, बट वो solid था, सेग्रीगेटेड रहेगा। वो सॉलिड था, वो इसके अंदर जाके सॉल्यूशन बन गया। वो सॉलिड बन गया क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो इसके अंदर जाके कैसे वो बनेगा? वो तो क्रिस्टलाइज होके बड़ा हो जाएगा ना, सॉलिड बन ही इसीलिए रहा है वो। बट वो वापस ब्रेक डाउन होता है। कैसे होगा? हाँ नहीं होगा। कैसे होगा? ओके, अब सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे मेरे ना सॉल्यूशन के अंदर, दे ऑल आर रेफर्ड एज सॉल्यूट, सो देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूट्स, राइट। इसीलिए सॉल्यूट को पहले डेफिनेशन से हटाया है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बनता other components
the solution are referred as solute. ठीक है? So there can be more than one solute. That implies there can be infinite number of solutes. सॉल्वेंट क्या होगा? एक ही रहेगा. ठीक है, आगे चलो. तो जो अलॉयज होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं मिक्सचर सॉल्यूशन भी होते हैं, मिक्सचर. क्या कंफ्यूजन है? अबे सॉल्यूशन है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मिक्सचर हो गया ना? नहीं. हाँ, बिना मिक्सचर हुए सॉल्यूशन कैसे तो होगा? अगर हम लोग ने ऐसा बोला कि मैंने कॉपर का ब्लॉक लिया है आयरन का ब्लॉक लिया तो उनको मेल्ट कर दिया उनको मिक्स कर दिया और कूल डाउन कर दिया फिर जो भी बना वो एक सोल्यूशन हो गया सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन ऐसा बोल हाँ वो पर ऐसे तो हम लोग ने लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हाँ ठीक है, क्या किया जा सकता है? ऐसे तो सॉलिड सॉलिड कभी पॉसिबल ही नहीं हाँ, वैसे अगर सोचोगे तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऐसे ऐसे ही बनता है. अलॉयज आर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन. Okay. Next thing is types of solution. Types of solution. Solutions are categorized on the basis of various principles. Okay. Number 8. Categorization on the basis of pages of solute या components, pages of components. You have 9 such cases. There are 9 types of solution. First being solid, insolid, liquid, in solid, gas in solid, solid in liquid,
liquid and liquid, gas in liquid, solid and gas, liquid and gas, gas, सर आपसे एग्जांपल yes. Solid in solid का एग्जाम्पल क्या है? Any alloy like brass, bronze, copper alloy है. मैं बोल रहा था कॉपर सर ब्रास का होता है Copper and zinc, copper and tin. ब्रॉन्ज में जिंक नहीं होता और ब्रास में quite funny ना. स्पॉन्ज को तो एयर absorbed in porous anything, charcoal or anything. ठीक है. Solid in liquid, that's most common. Sugar in water, that is what you have been knowing as solution till date. Liquid in liquid, kerosene in petrol सर तो यहाँ पे ठीक किया और इमिसिबल लिक्विड्स किया तो वो होमोजेनियस नहीं रहेगा वो ना. हो गए वाटर इन इसमें डालोगे सर वाटर HCl HCl और HCl in water. ठीक है. गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन CO2 in water. तो CO2 ज्यादा होता है ना पानी में पोलैरिटी होती है एटॉमिक लेवल पे. मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है बट पोलैरिटी होती है, इसलिए वो ज्यादा डिसॉल्व होता है. सॉलिड इन गैस, 10 particles in air. Liquid in gas, water vapor in air, water droplets in air, fog, right? Yeah, mist. Gas in gas, air. So we have 9 categories and this तो categorization गैस is क्या क्या air. This categorization is on the basis of phases of the components. Is that okay? Next categorization, right? Category B. Based on solubility, based on level of solubility
unsaturated solution. So it is defined as a solution in which more solutes can be dissolved a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature. This solution will be referred as unsaturated solution. Second one is saturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. This solution will be referred as saturated solution. Is that okay? We have unsaturated, we have saturated. Super saturated solution. A solution which contains more solute than required for than required for
saturated solution is referred as super saturated solution. Supersaturated solution is an example of unstable equilibrium. It is an example of unstable equilibrium. Given given small disturbance super saturated solution crystallization of excess solute. ये नोट हो गया ना? स्मॉल डिस्टर्बेंस सॉल्वेंट को निकाल देंगे। Even a small shaking disturbance, मतलब disturbance है steering. हाँ, बट क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा के ऊपर किया, क्या कर दिया? सुपर सैचुरेटेड बना नहीं तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या, पहले ये समझो. देखो, सपोज एक 100 ml वाटर में मैं पहले 5 ग्राम, और अभी टेम्परेचर मान लो है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और कम करके 25 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे बाद में. पहले 5 ग्राम शुगर डाला, ये पूरा डिजोल्व हो गया, ठीक है. इसके बाद फिर से 5 ग्राम डाला, ये भी पूरा डिजोल्व हो गया. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना था ए स्टेट में, ये क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड. 5 ग्राम और डिजोल्व हो गया, ये बी स्टेट ऑफ सॉल्यूशन बन गया.
इसके बाद मैंने ऐड किया एंड इट डिजॉल्व, 5 ग्राम डाला मैंने, उसमें से 3 ग्राम डिजॉल्व हुआ, ठीक है, बाकी 2 ग्राम डिजॉल्व नहीं। ये सी स्टेट हुआ, ठीक है। ये क्या है, सी पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, बी और ए पर ये क्या था, अनसैचुरेटेड था। अब मैंने टेम्परेचर को कर दिया कम, 30 से ला दिया 25 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 13 ग्राम इन 100 ml था। सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पर इट इज जस्ट 11 ग्राम पर 100 ml। पॉसिबल है, सैचुरेटेड नहीं, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर सैचुरेशन लेवल जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर वो 11 ग्राम पे है। अभी बात सुनो, पूरा अभी कहानी तो बताया नहीं मैंने। सैचुरेशन 13 सैचुरेशन किस लेवल पर है, 30 डिग्री सेल्सियस पर। 25 तक पर सैचुरेशन क्या है, 11 ग्राम, ठीक है। तो अब अगर ये सॉल्यूशन 25 डिग्री वाले सॉल्यूशन को 30 डिग्री पर लेकर के आ जाएंगे तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ये हो जाएगा सैचुरेटेड। कैसे सैचुरेटेड रहेगा, मतलब हाँ नहीं अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको मैंने इमीडिएटली 30 डिग्री सेल्सियस पर उसके टेम्परेचर को कर दिया, 13 है तो अभी 11 है तो अभी अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और 30 वाले को के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर 25 पर लेकर के आ जाएंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो जनरली प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। तो 13 में से 2 प्रेसिपिटेट कर जाएगा और 11 बचा रहेगा, तो अपने टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर चेंज। लेकिन कभी कभार टेम्परेचर चेंज करने पर भी अगर हम स्टीरिंग वगैरह नहीं कर रहे, सॉल्यूशन को एकदम शांत छोड़ दिया और टेम्परेचर को बहुत धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इस ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था 13 ग्राम वाला, प्रेसिपिटेशन जो होगा वो पूरे 2 ग्राम का नहीं होगा। 25 पर धीरे धीरे 30 से टेम्परेचर लाए और स्टीरिंग बिल्कुल नहीं किए तो पूरा 2 ग्राम प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, रादर 1 ही ग्राम प्रेसिपिटेट करके रह जाएगा, ठीक है। अगर 1 ग्राम प्रेसिपिटेट करके रह गया तो अभी सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स हो गए, 12 ग्राम्स पर 100 ml। टेम्परेचर मेरा 25 आ गया है, कैरिंग कैपेसिटी रहती है 11 ग्राम की, मेरे पास सॉल्यूशन में है 12 ग्राम। इज दैट ओके? तो इस सॉल्यूशन को मैं क्या Yes. बोलूंगा, it will be called as super saturated. It has excess amount than the capability of the solution to carry at that particular temperature. अब ऐसे सॉल्यूशन को जस्ट मैं विगोरसली स्टिर कर दूंगा तो इसका जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली क्रिस्टलाइज कर जाएगा। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? हाँ ओके, तो स्टोर करने से नॉर्मली हम लोग स्टोर करते हैं तो फास्ट ही होता है। क्या चीज? डिसोल्यूशन फास्ट। पहला रीजन स्टर करने से डिस्पर्स होता है पूरे मीडियम में, इसलिए बढ़ जाता है। दूसरा, थोड़ा हीट या एनर्जी भी हम प्रोवाइड कर देते हैं स्टीयरिंग में, ठीक है, तो वो भी एक रीजन होता है, मेन डिस्पर्सल रीजन, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर समझ में आ गया। थर्ड इज on the basis of conductive nature of solute. So here again we have electrolytic,
solution. You know what the definition is, so I'm not explaining it again. Second is non-electrolytic solution. D1 is on the basis of ideality. Ideal and non-ideal. A solution फिर इसको पूरा based on conduction. Also, a solution that follows Raoult's law variation. Reason of a solution for which delta is zero and delta V solution is also equal to zero. डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो जीरो रहना चाहिए, और डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जितना जैसे 5 ml एक चीज का और 50 ml दूसरी चीज का मिला है, तो टोटल वॉल्यूम क्या बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 5 ml of A is mixed or dissolved in 50 ml of B, तो कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 55 ही है तो वी कैन से दैट डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आइडियल केस हो। अच्छा यहाँ पर ये होता है कि अगर एक जीरो है ना तो दूसरा भी जीरो ही हो, सॉरी, एंड वाइस वर्सा, मतलब डेल्टा V सॉल्यूशन अगर जीरो है तो डेल्टा S सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, और डेल्टा S सॉल्यूशन अगर जीरो है तो डेल्टा V सॉल्यूशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होते हैं।
दूसरा जो होता है सेट वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। A solution that does not obey Gauss law of variation of paper tracer paper tracer solution or delta S solution is not equal to 0 and delta V solution will also be not equal to 0. It can never happen कि दोनों में से एक कोई 0 हो और दूसरा 0 ना, ये दोनों इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक दूसरे से। Is that okay? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो कैटेगरीज होती हैं, पॉजिटिवली डिविएटेड एंड नेगेटिवली। अच्छा, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आखिरी चैप्टर की। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का सेगमेंट है ही, उसके टाइम पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज solutions and their types of them. Solubility of अच्छा देखो, अब इसके बाद की चीजें ये है, टाइप्स वगैरह हमने पढ़ लिया। मेजरली एक सॉलिड या सॉलिड के अंदर जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है, या गैसेस के अंदर जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं, उनके इंस्पेक्शंस को या उनका इंस्पेक्शन जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और रीजन बता देता हूँ, गैसेस वाला इसलिए नहीं क्योंकि गैसेस वाला इंस्पेक्शन हम ऑलरेडी गैसेस स्टेट में कर चुके हैं। रियल गैसेस के जो बिहेवियर थे दैट वाज बिकॉज ऑफ सम ऑफ देम। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशंस की, गैसेस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और उसमें रियल गैसेस का जो बिहेवियर था दैट वाज बिकॉज ऑफ some forces of attractions which was there, ठीक है ना, जिनके एब्सेंस में हमारे गैस आइडियल गैस होते हैं, लेकिन
उनका प्रेजेंस जो है, उन फोर्सेस का प्रेजेंस जो था, दैट मेड आवर गैस रियल। तो ये जो सॉल्यूशंस वाला पार्ट है या इफेक्ट है, उसी का आउटकम तो हमारा रियल गैस बिहेवियर है ना। ये बात समझ में आ रही है हम सारे लोगों को? तो गैसियस सॉल्यूशन जो है, जिसका बेसिस गैस है, गैस में सॉलिड डाला या गैस में लिक्विड डाला या गैस में गैस डाला, उस सॉल्यूशन या उसके बिहेवियर को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, दैट नीड नॉट बी एक्सप्लोर्ड राइट। दूसरी कैटेगरी जो है जिसमें बेसिस सॉलिड का है और उसमें सॉलिड डाल रहे हैं या लिक्विड डाल रहे हैं या गैस डाल रहे हैं, वो भी इस चैप्टर के डोमेन का नहीं। वो ये एक तो लाइक एड्सॉर्प्शन वाला जो पार्ट होगा, दैट विल कम इनटू सरफेस केमिस्ट्री, बट सॉल्यूशन वाला जो पार्ट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ हायर स्टडीज। ग्रेजुएशन में आपको एक पेपर मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स करके, उसमें इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो वो जनरली हर ब्रांच को पढ़ना होता है, सीएस को छोड़ करके बाकी सबको पढ़ना। तो वो एक पेपर आप लोगों को मिलेगा जिसमें उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होएगी, एंड फिर से एक बार फेज डायग्राम से आप लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। इस चैप्टर के डोमेन में प्राइमरली ऐसे सॉल्यूशंस को स्टडी करना है जिनका बेसिस लिक्विड है। ठीक है, अब लिक्विड में हम क्या क्या डिसॉल्व कर सकते हैं? लिक्विड के अंदर हम या तो सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं, या लिक्विड को कर सकते हैं, या गैसेस को कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल हम गैसेस के ऊपर फोकस करेंगे पार्ट ए में। पार्ट बी में वी विल फोकस ऑन सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, सो वेरिएशन और फैक्टर्स affecting solubility of solution. We have to restrict our analysis for solutions solvent in dissolution of gas in a liquid. ठीक है, और गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है या लिक्विड का? गैस का। गैस का ज्यादा होता है। वेरी गुड। अब मान लो मैंने इस बकेट के अंदर एक लिक्विड लिया और इसमें गैस को डिसॉल्व किया। ठीक है, ये लिक्विड लिया था मैंने और इसके अंदर गैसियस पार्टिकल्स को लाके डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा। सर इसका मेन हेड क्या है?
ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, गैस के डिसॉल्व होने के बाद उसकी इंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? गैसियस पार्टिकल लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, पहले वो गैस था, अभी वो डिसॉल्व हो गया, उसकी इंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। It will have lesser entropy than what it used to have. ठीक है, लिक्विड के एंट्रोपी में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो कैन आई से दैट ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज जो है दैट इज निगेटिव, क्योंकि एक कंपोनेंट है जिसका एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट है जिसका एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, तो नेट एंट्रोपी ऑफ प्रोसेस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम लोग ये चीज क्लेम कर सकते हैं पीसफुली, डेल्टा एस सॉल्यूशन is less than 0 as, रीजन लिख लोगे खुद से या लिखना पड़ेगा? हाँ ये लिख सकते तो लिख लो, सर, बट इसके ऊपर का लिख पाओगे रीजन ना? सर वही लिखना है ना कि पहले गैस का ज्यादा था और फिर जरा हाँ कम हुआ, बिल्कुल liquid वही का लिखना है, same और कुछ थोड़ी लिखना है, यही नोट करना है ना। इसके ऊपर वाला तो नोट कर चुके हो ना तुम हाँ लोग? सर, ये आपको certain factors affecting solubility of solution, of course, and dissolution of gas and liquid. गैस एंड लिक्विड, ठीक है, और उस पे फैक्टर्स की एनालिसिस करें या कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा आर्गुमेंट इसमें होता है, ठीक है, कि सॉल्यूशन अगर फॉर्म कर रहा है, गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, तो ये प्रोसेस हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा, तभी होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। इज दैट ओके? ये आर्गुमेंट समझ में आया? Yes, so द डिसोल्यूशन of a gas in liquid has to be spontaneous in order to take place. That implies delta G solution will be equal to, sorry, will be less than 0. Is that okay? अब यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एच सॉल्यूशन। इज दैट ओके? अच्छा, इन सब में ना स्टैंडर्ड वाला साइन लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? If this is negative, if this term is negative and this term is also negative, ठीक है,
this term has to be depends. This is वो negative. नहीं है, This term is negative. Then this term has to be surely negative. very negative. एक्सोथर्मिक ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर. डेल्टा एच सॉल्यूशन of gas in liquid solution is always negative. ठीक है. अब अगला आर्गुमेंट ध्यान से. Can I say that a saturated system, ठीक है, saturated solution is a state of physical equilibrium? बात समझ में आ रही है? अगर उससे थोड़ा सा भी कम अमाउंट है तो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो रिएक्शन बोलिए. कभी होता है जब भी ये सॉल्यूशन भी बन रहा होता है और नहीं सॉरी सॉल्यूशन जो डिसॉल्व हो रहा होता है डिसोल्यूशन भी हो रहा है फॉर्मेशन भी हो रहा है उसका इक्विलिब्रियम तो वो तो इक्विलिब्रियम. हाँ तो वही उसकी तो बात कर रहे हैं. तो ये सैचुरेटेड. हाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हाँ जो है, वो सैचुरेटेड स्टेट जो होगा वो इक्विलिब्रियम का स्टेट. हाँ उसके पहले वो डायनेमिक प्रोसेस रहेगा हाँ जिसमें वो दोनों रहा होगा लेकिन एक डोमिनेंट रहेगा दूसरा नॉन डोमिनेंट रहेगा. ठीक है. जैसे जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तब ऐसा थोड़ी है कि प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, उस समय भी हो रहा होता है, but rate of precipitation will be very small and rate of dissolution will be high. The entire thing will be getting net dissolution दिखता है. Equilibrium पर rate of dissolution and rate of precipitation same हो जाता है तो quantities constant रहती. So I can say that a saturated solution is nothing but a state of chemical, sorry, it's a state of physical equilibrium. is it static or dynamic? It is static equilibrium until and unless you change the position, it will not going to get altered on its own. And हाँ वो static इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, थोड़ा डाला तो प्रेसिपिटेट कर देगा, थोड़ा कम किया तो एडिशन के लिए it will be actively active. So I can compare the solution or a saturated solution with a state of physical equilibrium. ये बात समझ में आ रही है ना अथर्व और हर्षित? Yes, sir. A saturated solution is a physical equilibrium where equilibrium constant is solubility. Is that okay? इस फिजिकल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? सॉल्युबिलिटी है. यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
जिसका डेल्टा एच निगेटिव है, ठीक है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है विच इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी, वो क्या होगा, हाउ विल इट गोइंग टू बी इंपैक्टेड। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किधर शिफ्ट करता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। एक्सोथर्मिक का हम लोग ने अगर जाके बड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। fast they have to be fast इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कैसे? लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा, राइट ना। हेलो तो क्यों? आ तो कैसे मतलब डिक्रीज क्यों करें? ठीक है बताओ सर। अरे हाँ कैसे सॉरी सॉरी हाँ समझा समझा। मतलब ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। नहीं सॉरी सर नहीं समझा। नहीं सॉरी वाली बात नहीं है, शुरुआत में ही वैन ऑफ इक्वेशन लोगों को बताया, हाँ सर समझा। राइट ना, फिर भी ये क्वेश्चन क्यों, नेवरदलेस चलेगा। सो now with the help of these informations I can see that solubility of a gas in a liquid is always going to decrease with increase in with increase in temperature. It is going to decrease with increase in temperature. क्यों एक्सोथर्मिक यार, एक्सोथर्मिक तो हमेशा ही होगा ना, बाय डिफॉल्ट प्रूफ कर लिया हमने ना बुद्धू। कैसे इंडोथर्मिक हो जाएगा, गैस का लिक्विड में डिसोल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, होगा ना। तो हम सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, इसीलिए दो कैटेगरी बनाया ना, नहीं तो एक ही कैटेगरी में नहीं पढ़ा देता सब। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो इसके पहले तुम सोते रहो। अभी वो लास्ट में Equilibrium constant decreases with increase in temperature for any exothermic process, and solubility of a gas in a liquid will decrease with increase in temperature. That is, solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature. Solubility being a equilibrium constant of it is going to be inversely proportional to temperature as the process of solubility is exothermic. The variation of solubility of gas in a liquid with applied external pressure was first studied by Henry, and it is referred as Henry's law. The law states that solubility of gas is directly proportional to the applied pressure. This can be further stated as, or can be modified as, the mole fraction of the gas dissolved in a liquid is directly proportional
partial pressure. That is mole fraction of gas in solution is directly proportional to partial pressure of the gas यहाँ पर जनरली हमारा जब भी ऐसा रिलेशनशिप होता है यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें उल्टी हैं, मतलब एक्चुअली उल्टी भी और सीधी भी हैं। होता यह है कि Pg कैन बी रिटन एज इक्वल टू KH into Xg. This is referred as Henry's constant. This KH is Henry constant. Is that okay? Or equivalently, we can also express Xg is equal to 1 by KH into Pg. This is referred as K dash H. ये दोनों ही फॉर्म को हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज मोर प्रेवलेंट। इस फॉर्म को भी हम लोग हेनरी कांस्टेंट ही बोलते हैं। दिस इज आल्सो हेनरी कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? अब अगला इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इसका केएच का यूनिट क्या होगा? ये वाले हेनरी कांस्टेंट का केएच का यूनिट क्या होगा? यूनिट इज इक्वल टू एटीएम और बार, ठीक है ना, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस। इसका यूनिट एटीएम या बार, तो केएच का एटीएम या बार ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसको उल्टा और इसका क्या होगा? एटीएम रेज टू -1 और बार रेज टू -1। इज दैट ओके? Yes. क्लियर है ये बात? तो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन में कौन सी चीज दी गई है, के डैश एच दी गई है या केएच दी गई है, ये आपको कैसे पता चलेगा? उनके यूनिट से। अदरवाइज बोला दोनों को ही हेनरी कांस्टेंट जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? यहाँ पर 2-3 चीजें और एक दो चीजें और समझनी है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, केएच जो होता है दैट इज हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट केएच और के डैश एच is different for different gas liquid pair at different temperatures, ठीक है। सो किस किस चीज के साथ हेनरी कांस्टेंट वेरी हो रहा है? गैस लिक्विड पेयर के साथ और साथ में टेम्परेचर के साथ।
जैसे वाटर में CO2 का डिसोल्यूशन अगर मुझे देखना है तो उसका हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, हर टेम्परेचर पर सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। एट लोअर टेम्परेचर उसकी वैल्यू कुछ होगी, हायर टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू कुछ और होगी। इज दैट ओके? क्यों क्यों? Henry constant different for different at different temperature, मतलब वो सेम गैस लिक्विड दूसरे टेम्परेचर पे अलग होगा। राइट, H2CO2 के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर KH जो होगा वो मान लो 70, ठीक है, तो 45 डिग्री सेल्सियस वो ऐसा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन चेंज होता है। obviously हाँ, तो ये सॉलिबिलिटी है, हाँ, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये घटेगा, ठीक है, हाँ, तो KH को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर अगर सेम रख रहे हैं तो। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या होगा, बढ़ जाए, सॉरी घट जाएगा, तो K डैश H क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए अगर प्रेशर सेम रखे हुए हैं तो, यानी KH क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें अभी देखेंगे हम लोग। तो K डैश H क्या हो रहा था, अगर ये घट रहा है तो K डैश H घट रहा है, KH क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर 70 है तो 45 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, KH विल बिकम 100, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, K डैश H घटेगा। सब हमें क्वेश्चन लिमिट्स पे देखना पड़ेगा। हाँ, यहां से ये पता चल रहा है, देखो पीजी की वैल्यू को मैंने कांस्टेंट मान लिया कि एक एटीएम ले रहे हैं या 5 एटीएम ले रहे हैं उसका प्रेशर, बट सर यहाँ पे ज्यादा जनरल क्या पीएच डैश ज्यादा यूज होता है कि पीएच? देखो प्रॉपर्टी जनरली केएच की पूछी जाएगी, हाँ, ठीक है ना, एनालाइज करना है इसको आसान है। क्योंकि वो ये कांस्टेंट लो लोगे तो इसका वेरिएशन इसके साथ साथ चलेगा और इसका वेरिएशन इसके रिवर्स चलेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो समझ में आ गया फिर उसे। हेलो अथर सामंत एंड हर्षित, हाँ सर। सर आप समझ में आ रहा है ना बात? सर इससे पहले आपने अभी क्या बोला? यहाँ पर क्या बता रहा था, सर ने अभी क्या बोला, मतलब सर मैंने सुना नहीं अभी तक। मैंने बस ये बोला कि देखो पीजी को अगर कांस्टेंट किया तो XG और K डैश H का नेचर जो होगा वो साइमल्टेनियसली साथ साथ वैरी करेगा। यहां पर पीजी अगर कांस्टेंट ले लेते हैं सेम पार्शियल प्रेशर पर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जैसा नेचर XG का रहेगा वैसा ही नेचर K डैश H का रहेगा, हाँ सर। ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्यों बोल रहा था मैं कि जैसे टेम्परेचर को अगर मैंने बढ़ाया तो XG मुझे पता है कि कम हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो। सो टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो K डैश H जो है वो मेरा क्या होगा, कम होगा, कम हो और K डैश H कम हुआ मतलब KH क्या होगा, बढ़ेगा। तो XG जब बढ़ रहा है तो KH घटेगा, और XG अगर घट रहा है तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ सर। क्लियर है ना, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन, और ये दोनों डायरेक्टली चलेंगे। अब यहां पर जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि हेनरी गैस कांस्टेंट जो है, हेनरी कांस्टेंट जो है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस लिक्विड पेयर्स, ठीक है, एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑल्सो, मतलब टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन है प्लस गैस लिक्विड पेयर के ऊपर भी वेरिएशन।
मतलब हाइड्रोजन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 25 डिग्री 45 डिग्री पर तो डिफरेंट रहेगा ही। अगर वाटर और नाइट्रोजन को कंपेयर किया हमने, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, CO2 के या N2O का या NO2 ले लो, जो भी लेना है, N2O3 ले लो, इनका डिसोल्यूशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम CO2, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स माइट नॉट बी वेरी गुड, इसमें सर, O2 ले लेते हैं यार। सर समझा। हाँ मतलब पॉइंट समझ गया तुम लोगों को, बट एग्जाम्पल सही नहीं था, क्योंकि अगला पॉइंट जो लिखवाने जाऊंगा उसमें ये एज अ काउंटर एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। H2 और N2 के लिए KH की वैल्यू क्या रहेगी, कुछ तीसरी वैल्यू रहेगी, ना 70 रहेगा, 70 डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो यहां पर मान लो KH की वैल्यू जो है वो आ रही है 55, तो 45 डिग्री पर क्या आएगी, इट माइट बी इक्वल टू 75 या 80। इज दैट ओके। सो पहली चीज क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के पेयर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और सिर्फ पेयर के ऊपर ही नहीं, उनके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। हाँ, ओके, हाँ सर ये समझ। सर आप और कितना टाइम? बस 5 मिनट लेकर के छोड़ूंगा, ये वाला पार्ट पढ़ा करके हेनरी लॉ और राउल्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर से कर, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों का भी लेना है लेक्चर। 45 हो गया ना, बस आई एम लिविंग। अरे